सभी को मेरा नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। आज हम शिमला के बेंटली कैसल में हैं और वहाँ शिमला की हिस्ट्री को अब प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जाता है। तो चलिए मेरे साथ देखिए शिमला की हिस्ट्री। पैसा नहीं देते। हम यहाँ कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कमाना आए हैं, ना कि सुदूर पहाड़ियों में किसी का मदद करने के लिए। कुछ वर्षों तक कंपनी शांत रही, हिमालय की निचली पहाड़ियों में भारी परिवर्तन होते देखती रही। फिर पूरे यूरोप और भारत के अन्य हिस्सों में कई ऐसी घटनाएं घटी जिनके चलते ब्रिटिश को इन पहाड़ियों में सेनाएं भेजनी पड़ी। शिमला में जमकर लड़ाइयां हुई और मुठभेड़ हुई। पहाड़ी राजाओं और अंग्रेजों की जीत हुई और सन 1815-16 में गोरखा युद्ध समाप्त हो गया। 2 वर्षों के भीतर ही ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को घूमना टटोलना शुरू कर दिया। What a delightful place! नोट का तरफ देखो, आपको बर्फ से ढका माउंटेन नजर आता है। चारों तरफ घना जंगल, घास का मैदान and crystal clear water. सर, क्यों न हम यहाँ घर बना लें? आपका घर में टप्पिस बाटू की तुलना में इन पहाड़ियों से बेहतर तरीके से अपना काम कर सकते हैं। कमाल का आइडिया! हम उस पहाड़ी पर घर बनाएगा। What's that? 1822 में मेरे बनने से कुछ दशक पहले कैप्टन चार्ल्स प्रैट कैनेडी ने पहला स्थायी घर बनाया, जहां आगे चलकर शिमला शहर बसा। 1831 में कैनेडी हाउस में एक मेहमान का यहां आना हुआ, जिसका नाम था विक्टर जैकमॉन्ट। ये गांव तो रईसों, निकामों और रोगियों के लिए एक रिसोर्ट है। मसियो जैकमॉन्ट, एक बॉटनिस्ट होकर भी आप कितना अच्छा मजाक करते हैं। शुक्रिया कैप्टन केनेडी, मुझे हफ्तों से पानी का स्वाद नहीं मिला है। आपका भरा हुआ सेलर देख के मजा आ गया। कुछ वर्षों के भीतर मेहमान नवाज कैनेडी के यहाँ और भी कई खास मेहमान आए। गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट का 1828 में आना हुआ और उसके अगले वर्ष ब्रिटिश इंडिया आर्मी के कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉम्बरमेयर यहाँ पधारे। तब तक ये एक छोटा सा गांव ही था। कॉम्बरमेयर का यहाँ आना शिमला की तकदीर के लिए एक अच्छा संकेत था। यहाँ सबसे पहले इमारतों का निर्माण कार्य उन्होंने ही शुरू किया। एक झील के ऊपर उन्होंने एक वाटर टैंक और पुल बनवाया, जहां आज भी उनका नाम लिखा हुआ है। 2 वर्ष बाद 1830 में पटियाला और कंथाल के शासकों से यहाँ की मुख्य जमीनें ले ली गई, जिन पर यह शहर बसा है। ऐसा लगता है ये जमीन मेरे आगमन के लिए ही तैयार की जा रही थी। वर्ष 1831 तक इस जगह पर 60 घर थे। इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है, शिमला, शिमला और शिमला। हो सकता है कि ये नाम पटिया से पाटे गए और छोटे मंदिर शिमलिया या स्थानीय देवी शमला देवी के नाम पर ही है, लेकिन ये चीज इतिहास के पन्नों पर कहीं खो गई है और इस बात को हम निश्चित तौर पर शायद कभी नहीं जान पाएंगे। मुझसे ठीक नीचे उतरने वाली सड़क पर कालीबाड़ी मंदिर है। मुख्य प्रतिमा काले रंग के संगमरमर की बनी है, जिसके पीछे शिला रूप में 2 मूर्तियां हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्रतिमाएं अपने मूल रूप में हैं, जो जाकू पहाड़ी पर स्थित मंदिर की है।
कुछ रोम की तरह शिमला में भी 7-8 पहाड़ियां हैं। पश्चिम में प्रॉस्पेक्ट हिल है जिस पर कामना देवी का मंदिर है। पश्चिम में समर हिल है और पॉटर्स हिल भी है। फिर ऑब्जर्वेटरी हिल है जिसके ऊपर पुराना वाइसरेगल लॉज है। इससे सटे ही इनवरम हिल है जहां स्टेट म्यूजियम है। वो जाकू पहाड़ी है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और फिर इलिसियम हिल है, इसी का विस्तार है। इस पर ऑकलैंड हाउस स्कूल व अन्य इमारतें हैं। और अंत में ये पहाड़ी है, जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, इसे बेंटनी हिल कहा जाता है। लेकिन शिमला में अलग अलग धर्मों के कई पवित्र स्थान हैं जो एक दूसरे के आसपास ही हैं। क्राइस्ट चर्च शिमला का सबसे पुराना चर्च है और ये रिज पर है। यह आसमान में शहर के हस्ताक्षर जैसा लगता है। यहां से ठीक ऊपर की पहाड़ी पर आज जिस जगह ग्रैंड होटल है, 1829 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के रहने के लिए बेंटिक कासल बना था। बेंटनी यानी कि मैं जहां हम बैठे हैं थोड़ा नीचे था और इसका नाम भी माननीय के नाम पर ही था। 1880 के दशक में सिरमौर राज्य के राजा शमशेर प्रकाश ने शिमला में कई जमीनें खरीदी। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि सिरमौर शिमला के ठीक पूर्व में स्थित है और यहाँ गोरखों के साथ कई भीषण लड़ाइयां लड़ी गई। फिर उन्हीं जमीनों में से एक कैप्टन गॉर्डन का भी कॉटेज था। राजा शमशेर प्रकाश के सुपुत्र और राज्य के वारिस राजा सुरेंद्र भूषण प्रकाश ने अपनी निगरानी में से बनाकर यहाँ एक आलीशान महल बनवाया। इसके लिए राजा ने मिस्टर टी.ई.जी. कूपर की सहायता ली और 20वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ शिमला के सुंदर किरदार का मैं भी एक हिस्सा बन गया। दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ प्रिजनर ऑफ वॉर सेक्शन रहा। ये ऑल इंडिया रेडियो से अटैच था। यहाँ से ज्यादातर इटली के उन बंदियों का संदेश भेजा जाता था जिन्हें धर्मशाला के पास यौल में दफना दिया गया था। आजादी के ठीक बाद मशहूर अखबार द ट्रिब्यून जो लाहौर में था यहाँ से छपना शुरू हो गया और इसके चंडीगढ़ शिफ्ट होने तक यहीं चलता रहा। ओ हाँ, क्या आपने बाहर की रेलिंग्स देखी जिस पर सिरमौर का राज्य चिन्ह अंकित? ये रेलिंग्स सिरमौर की राजधानी नाहन में ढलवा लोहे से बनाई गई और ये ढलाई खाना हिमाचल में आने वाले प्रथम उद्योगों में से एक। ये रेलिंग्स और शानदार दरवाजा लगने से पहले ही मैंने शिमला म्युनिसिपैलिटी को वचन दिया था कि प्रॉपर्टी के भीतर लगे देवदार के विशाल पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा। और इनमें से 2 पूज्य वृक्ष अभी भी हैं। जाहिर है कि शिमला में बंदरों की भरमार है जो इन पहाड़ियों की टहनियों से झूला झूलते रहते हैं और अपनी हरकतों से मेरा मनोरंजन करते रहते हैं। शिमला इतना भव्य था कि हिल स्टेशंस की क्वीन कहलाता था। मेरे सामने वाली सड़क के उस पार टेलीफोन एक्सचेंज है और टेलीग्राफ ऑफिस है। ये दुनिया के पहले ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज में से एक था। पास ही में YWCA है और इस जगह पर कभी मौसम विज्ञान का कार्यालय था। शिमला बैंक यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है जहाँ आज ग्रैंड होटल है। अधिकांश यूरोपियंस वहाँ इकट्ठा हो गए थे। हालांकि भारत में अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ इस विस्फोटक क्रांति का प्रभाव शिमला के अधिकांश हिस्सों में ना के बराबर है, लेकिन बाकी देश में इसकी आग भड़क चुकी थी। इसके भयंकर परिणाम देखने को मिले और पूरे के पूरे गांव में आग लगा दी। शक्तिशाली और लुटेरी ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया और सारे अधिकार व शक्तियां ब्रिटानिया हुकूमत ने अपने हाथों में ले ली। अब भारत सरकार के प्रमुख का पदनाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय कर दिया गया। 1864 में सर जॉन लॉरेंस के वायसराय बनने के बाद शिमला शहर आधिकारिक रूप से भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया। हालांकि इसे समर कैपिटल का नाम तो दिया गया, लेकिन वर्ष के अधिकांश समय सरकारी कामकाज यहीं से होता था और फिर जाड़े के महीनों में शिमला से कोसों दूर कलकत्ता चला जाता था और उसके बाद नई दिल्ली। ये गांव शक्ति का केंद्र बन गया था। वायसराय के शिमला के थंडर क्लाउड हाउस से धरती पर मनुष्य की आबादी के 5वें हिस्से पर शासन चला करता था। क्या कोई लड़ाई चल रही है बाबा? ने सारे लोग हाथियों और घोड़ों पर बड़े बड़े बक्से लादकर कहाँ ले
वो बस भारत सरकार की फाइल्स और पेपर्स कलकत्ता से शिमला और शिमला से कलकत्ता ले जा रहे हैं। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो शिमला जाइए। यदि आपको किसी से शादी करना है तो शिमला जाइए। ये ब्रिटिश एम्पायर के सबसे शानदार आउटपोस्ट है और वाइस रीगल लॉज का न्योता कभी भी मत ठुकराना। शिमला में अपनी तकदीर आजमाने वाले आकर्षक नवयुवकों का जमावड़ा लगता है। यहाँ ग्रास विडोज यानी कि अपने पति द्वारा छोड़ दी गई या पति से दूर रह रही ऐसी शादीशुदा औरतें आती थी जो मैदानों की तपती धूप और अपने पतियों दोनों से ही छुटकारा चाहती थी। फिशिंग फ्लीट के सदस्यों के रूप में अविवाहित ब्रिटिश नवयुवतियां पानी के जहाजों से यहाँ पतियों की तलाश में उनकी यात्रा इन पहाड़ों के संकरे रास्तों के पीछे आकर समाप्त हो जाती है। वहाँ ब्लैक हार्ट्स नामक एक गुप्त क्लब था जिसके सदस्यों को ओपन रिलेशनशिप में रहने की छूट नहीं थी, लेकिन इसके उलट खुले संबंधों को कभी रोका नहीं जा सका। इस महीने पिकनिक, डांस, थिएट्रिकल्स आदि कई बार हुए और मैंने जमकर मजा किया। रडियार्ड किपलिंग ने शिमला से अपनी आंट को लिखे एक पत्र में यही बात कही। भविष्य के नामी लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता किपलिंग ने शहर के गौरवमयी वर्षों के बारे में लिखा। उन्होंने शिमला से साहित्य के कुछ अमर किरदार रचे, जैसे कि मिस हॉक्सबी असली जिंदगी से जुड़ी किरदार थी और इनमें सांप जैसी धूर्तता, मर्दों जैसी तर्कशीलता, बच्चों जैसी निर्भीकता और औरतों का प्रिय चरित्र सभी मौजूद थे। रडियार्ड किपलिंग इस शहर से जुड़े बड़े साहित्यकारों में अकेले नहीं थे। समय के साथ इस सूची में कई बड़े नाम जुड़े, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर शामिल रहे। एम काय, इदरीश शाह, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, मोहन राकेश, भीष्म सानी और रस्किन बॉन्ड जैसे लेखकों और उपन्यासकारों का संबंध भी शिमला से रहा। एमेचर ड्रामेटिक क्लब के सदस्य पेशे से कलाकार हैं, और जो उनमें से कुछ शौकिया तौर पर सरकारी नौकरी में हैं। किसी भी प्रोफेशनल कंपनी के लिए शिमला में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि स्थानीय शौकिया कलाकार किराए पर थिएटर नहीं देने वाले। इसका कारण ये है कि वो हमेशा रिहर्सल करते रहते हैं और भूमिकाएं बदलते रहते हैं और उनमें प्रमुख भूमिकाओं को लेकर लगातार टकरार होता रहता है। 20वीं शताब्दी के शुरू में लेखक डोज ने शिमला के मशहूर एमेचर ड्रामेटिक क्लब के बारे में यही कहा था। वाइसर रीगल लॉज के ही आर्किटेक्ट हेनरी अर्विन ने टाउन हॉल को भी डिजाइन किया था। गॉथिक शैली में निर्मित ये विशाल टाउन हॉल 1887 में बनकर तैयार हुआ। इस इमारत में गेडी थिएटर व क्लब के अलावा अन्य संस्थाएं भी थी। इस थिएटर में अनगिनत जानी मानी हस्तियों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और यहाँ से कई कलाकार अपने करियर में ऊंचाइयां छू चुके हैं। वाइसराय लॉर्ड लिटन ने वॉलपोल नामक नाटक लिखा। बॉय स्काउट मूवमेंट के संस्थापक रॉबर्ट बेडन पावल और रडियार्ड किपलिंग व मैरी मार्गरेट जैसे लेखक यहाँ अभिनय कर चुके हैं। कलाकार अमृता शेरगिल 7 वर्षों तक शिमला में रही। उन्होंने भी युवावस्था में यहाँ अभिनय किए। ऐसा माना जाता है कि गायक के.एल. सहगल ने अपना पहला सार्वजनिक कार्यक्रम गेयटी में ही प्रस्तुत किया। कैंडल्स, पृथ्वीराज कपूर, अनुपम खेर और कई अन्य नाम इस महान थिएटर से जुड़े हैं। 2009 में इसका व्यापक रूप से रेनोवेशन किया गया और आज गेयटी थिएटर कॉम्प्लेक्स शिमला के सांस्कृतिक जीवन का केंद्र है। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में दुनिया तेजी से बदल रही थी। पहली औद्योगिक क्रांति का प्रभाव दुनिया के कोने कोने में दिख रहा था। स्टीम रेल इसी बदलाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। अभी हमें और कितने सर्वे करना है? कालका से शिमला के बीच रेलवे लाइन बिछाने में कितना समय लगेगा? बढ़ते रहो, हम सुरंगों और कुछ अलाइनमेंट्स में फंसे हैं। साहिब, हमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो शायद हमारी मदद कर सके। उसका नाम भलकू है साहिब।
उसने 1850 के दशक में ग्रेट हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाने में काम किया था। ठीक है, चलकर उससे बात करते हैं और देखता है कि क्या होते हैं। बिल्कुल सही मिस्टर हैरल्ड। सर, शिमला को गढ़ने में सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों का ही योगदान नहीं था। कालका शिमला रेलवे लाइन बनाने में हजारों की संख्या में मजदूरों ने काम किया। लोगों की माने तो जब रेल पटरी का निर्माण शुरू हुआ तब भलकू, जिसने 1850 में ग्रेट हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाने में काम किया था, उम्र दराज हो चुका था। कहा जाता है कि चीफ इंजीनियर और रेलवे के एजेंट एच.एस. हैरिंगटन के आगे आगे एक लंबे कद के कर्मचारी के साथ चलते हुए उसने रेलवे लाइन निकालने का रास्ता दिखाया। स्थानीय लोरियों में बताया जाता है कि उनके ग्राम देवता ने सपने में आकर उन्हें इस रेलवे लाइन का रास्ता बताया था। और कुछ लोगों का मानना है कि कालका और शिमला के बीच 19 स्टेशनों से गुजरने वाली इस पटरी का खाका उन्होंने ही तैयार किया। आज कालका शिमला रेलवे लाइन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये बहुत अच्छा बात है कि रेलवे लाइन बिछ गया है, लेकिन हमारा सामने काफी चिंताजनक स्थितियां हैं। ब्रिटिश राज को टी पार्टी की तरह नहीं चलाया जा सकता है। एमेंडेल में गर्मी का ये बेहद सुहावना दिन है। हमारे चारों ओर फैले देवदार के ये सुंदर पेड़ इस माहौल को काफी खुशनुमा बनाते हैं। वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन के साथ इस पवेलियन में मौजूद होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्यों मिस्टर यंग हस्बैंड, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं सचमुच यहाँ एक बहुत बड़े काम से आया है। अनंडेल में झुरमुटों के बीच बने जिमखाने को निहारते हुए वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन और फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने तिब्बत पर हमला करने की योजना बनाई। इससे कुछ साल पहले ही अनंडेल में चुपचाप एक अन्य घटना घट चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, जहाँ उनके मन में एक ऐसा संगठन बनाने का विचार आया जिससे अंग्रेजों और भारतीयों को करीब लाया जा सके। उनके द्वारा बनाया गया कांग्रेस नामक ये संगठन एक अलग ही दिशा में मुड़ गया और जल्दी ही उसकी अगुवाई में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ। एक बात और, डुरंट फुटबॉल टूर्नामेंट जो आज भी खेला जाता है की शुरुआत अनंडेल से हुई। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान को बांटने वाली डुरंट लाइन खींचने का निर्णय यही शिमला में हुआ था। अंग्रेज भारतीयों को सरकार में प्रतिनिधित्व देने से मुकर चुके थे। जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थों को मौत की घाट उतारने वाला जनरल डायर उस समय शिमला में भी रह चुका था। अब शिमला की पहाड़ियों से भी आजादी के लिए आवाजें उठने लगी। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल गवर्नमेंट को हराने का ड्रीम करता है।